नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस नॉन टीचिंग एग्ज़ाम 2024 की। दोस्तों जैसा कि आपको बता दिए हैं कि इसका एग्ज़ाम मई में होने वाला है और किस पोस्ट का एग्ज़ाम किस दिन होगा वो भी आपको पता चल चुका है। यदि आपको अभी तक पता नहीं चला है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए या फिर आप एनवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आपको वो नोटिस मिल जाएगा। आप लोग डाउनलोड करके अच्छा से देख लीजिएगा कि किस पोस्ट का एग्ज़ाम किस दिन रखा गया। ओके, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दें। यदि आपको इसमें जॉब चाहिए तो यदि आपको इसमें एक सीट पक्का करना है तो आपको अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ही कम है और अप्लाई बहुत ही ज़्यादा हुआ है। वैकेंसी के अकॉर्डिंग किस पोस्ट में कितना अप्लाई हुआ है उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो दिए हुए हैं। आपको आरटीआई रिप्लाई दिखाए हुए हैं कि आरटीआई रिप्लाई से जो डाटा मिला है उसमें साफ साफ पता चल चुका है कि किस पोस्ट के लिए कितना फॉर्म भरा गया है। तो यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको दिखाने वाले हैं कि एनवीएस जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेनवी कैडर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, ओके, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट तक ये वीडियो देखें, आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह का रहता है और आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि आपके इस एग्ज़ाम में भी इस तरह का ही क्वेश्चन आ सकता है। ओके, यदि आप लोग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से आपको एक एक करके मैथ का, रीजनिंग का और जीके का ऑल टोल क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और इस चैनल पे आपको हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस करंट अफेयर्स का बेहतरीन कंटेंट पहले भी दिए हैं और आगे भी अभी आपको देंगे आपके एग्ज़ाम तक, जिससे आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प हो सके और आप लोग खुद से भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ओके, आपको हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एनवीएस हिंदी 2024 करके, एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके और एनवीएस जीके 2024 करके प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके का क्वेश्चन अच्छे से एक एक करके देख जाते हैं। ओके, ये रीजनिंग का सेक्शन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था। तो ये सब एकदम आसान क्वेश्चन होता है। आप लोग कोडिंग डिकोडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और एक टारगेट रखें कि रीजनिंग और मैथ से जो 20-20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। बहुत सारे दोस्त लोग 40 में 40 भी स्कोर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी टारगेट रखें कि 40 में कम से कम 35 सही करने का। यदि आपका मैथ रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर नहीं आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको पहले कंसेप्ट समझें, बेसिक पहले समझ लें और उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। ओके, आप मेहनत करेंगे तो आप 40 में 35 आसानी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो दोस्तों ये आपने देख लिया कि कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि ये सीरीज से क्वेश्चन है। मैथ में भी डाल दिया जाता है कभी कभी सीरीज, रीजनिंग में भी डाल दिया जाता है। तो आप लोगों को छांटना होगा कि इसमें कौन सा गलत है और एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इसके आगे क्या होगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज पे आप प्रैक्टिस करें और हम भी आपको कोशिश करेंगे कि जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाने का, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, इससे आपको बीच बीच में कुछ वीडियो देंगे जिससे आपका एक प्रैक्टिस होगा। तो रीजनिंग से भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब एग्जाम डेट आने दीजिए तो आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। एक दिन में कम से कम 100 रीजनिंग और 100 मैथ के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका रीजनिंग मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, और इसके बाद दोस्तों आप लोग देख लें, ये कथन और निष्कर्ष से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये उस टाइप के क्वेश्चन है। इसको सिलोजिज्म भी कहा जाता है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये सब आसान क्वेश्चन होते हैं, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ये आप चौथा नंबर देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आता है कि एक अर्थ जोड़ना है, इसका अर्थ गुना है, इसका अर्थ भाग है। तो ये आपको जोड़ घटाव गुना भाग इसमें पुटअप करना है, ABCD के जगह जो भी है इसका आंसर जो निकाल सकते हैं आसानी से। ये सब एकदम आसान क्वेश्चन होता है। और ये आप देख रहे हैं रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो आप रैंकिंग पे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। रैंकिंग में आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और थोड़ा सा घुमा के पूछा तो थोड़ा सा वो टफ हो जाता है। तो आप रैंकिंग के क्वेश्चन पे अच्छा से प्रैक्टिस करें, आप इजी क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करें और जो टफ क्वेश्चन है उस पर भी आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जिस तरह के भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप आसानी से बना देंगे। ओके, इसके बाद आप लोग देख लें, ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है ना। तो डायरेक्शन से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपका बेसिक ठीक है, अच्छा से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब एकदम आसान क्वेश्चन है, आप 100% सही आंसर निकालेंगे। ये आपको छांटना होता है कि इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, कौन सा असंगत है। 3 का सीक्वेंस एक जैसा होगा और एक का अलग होगा, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। और ये सब ओनली प्रैक्टिस से ही आप
जल्दी कर पाएंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना आप प्रैक्टिस करें। ये आपको इसमें फिलअप करना है, उससे आपको पता चलेगा कि एक सही सीरीज निकल के आ रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आसान पूछे जाते हैं, कभी कभी बहुत ही टफ कर दिया जाता है, जो आपको एक सीरीज मिलता ही नहीं रहेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और आप जब रीजनिंग के सेट बनाते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सेट में आते भी होंगे। आप ये देख रहे हैं जो पेयर बनाने वाला होता है कि इसमें कितना पेयर होगा, तो इससे क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन खासकर बैंकिंग में पूछा जाता है। और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि ये फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है ना। तो सीरीज से 2-3 क्वेश्चन डाल दिया जाता है रीजनिंग में खासकर, और ये आपका एक तरह से सिंप्लीफिकेशन है, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग में डाल दिया गया है। तो रीजनिंग में कुछ भी पूछा जा सकता है, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, सभी का क्वेश्चन रीजनिंग में डाल दिया जाएगा, कोई नई बात नहीं होती है ना। इसके बाद आप लोग देख लें, ये तो आप लोग बनाते ही होंगे, इसका जो रिलेशन इससे होगा यही रिलेशन आपको इससे बनाना पड़ेगा। तो ये सभी आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आप आसानी से आंसर निकालेंगे। और ये भी एक आपका जो है कथन निष्कर्ष से दिया गया है, तो 2-2 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जो रिलेशन सुआ का मोची से है, चेनी का मूर्तिकार से है, वही संबंध निहाई का किससे होगा, है ना। तो आपको एक तरह से जो रिलेशन बनाने वाला होता है उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको जब तक नहीं पता होगा कि निहाई क्या होता है, जिन लोगों को हिंदी में दिक्कत होगा, आपको इंग्लिश वर्जन में भी क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी आप देख सकते हैं ना। आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपके सेट में आएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप जब ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाएंगे तो ये सब क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है। उसके बाद आप लोग देख लें कि एक आपका इसको कह सकते हैं कि पजल टाइप का जो दे दिया जाता है, इसको बैठाना रहता है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए, है ना। तो ये आप लोग देख लीजिए कि पजल टाइप से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका हो गया 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। तो आप लोग पजल पे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, है ना। आपका एक पजल सॉल्व हो गया तो 3 से 4 क्वेश्चन आप आसानी से बना देंगे, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, और ये आप देख रहे हैं रिलेशनशिप से, खासकर इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग में पूछे जाते थे और अब एसएससी में भी डाला जा रहा है। तो अब ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो खासकर इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इस तरह के क्वेश्चन पे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। इस तरह के एक स्टेटमेंट दे के उसके बाद इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि ब्लड रिलेशन से ये 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के ब्लड रिलेशन पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रीजनिंग और मैथ कंसेप्ट लेने के बाद ओनली प्रैक्टिस का चीज़ है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे धमाका हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये आपका टोटल 20 क्वेश्चन रीजनिंग से हो गया। और आइए अब आपको 20 क्वेश्चन मैथ का जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, उसके बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग भी ज़बरदस्त तरीका से उस पर प्रैक्टिस करें। ओके दोस्तों, ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया है, वो जो टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब मैथ का एक बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यदि आपको पहले कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप पहले कॉन्सेप्ट लें, आप इसको सीखें कि किस तरह से बनाया जाएगा, और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैथ का जो लेवल है वो अच्छा क्वेश्चन इसमें डाला जा रहा है ना। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपका मिक्सचर वाला जो क्वेश्चन होता है कि कितना मिलाना होगा तो परसेंटेज इतना हो जाएगा, है ना, उस तरह के क्वेश्चन ये हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट लेने के बाद, बेसिक समझने के बाद, तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। ओके, ये आपका एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है ना। तो एलसीएम एचसीएफ से भी पूछा जाता है। ये आप देख रहे हैं एक तरह से रेशियो का क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अप्रैल महीना में प्रतिदिन कमाई इतना है, स्टार्टिंग का 19 दिन का कमाई इतना है, लास्ट का 13 दिन का कमाई इतना है। तो आपका जो बीच का जो निकालना रहता है, तो उसी तरह के क्वेश्चन ये हैं। आपको बीच का यानी कि 19 अप्रैल का पूछ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप बनाते होंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें आए हैं। आपको बस ये प्रैक्टिस का इसलिए बोल रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट के बाद यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप अच्छा कर ही नहीं सकते। ओके, और ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इमारत जो होता है, एंगल जो बनता है ना, इस तरह के क्वेश्चन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यदि आपको पता नहीं है तो सबसे पहले कंसेप्ट लें इस तरह के क्वेश्चन पे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। और इसके बाद देखें दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक तरह से एवरेज का क्वेश्चन है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सी संख्या इसको पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, इसका जो है ट्रिक आता है। यदि आपको पता है कंसेप्ट, ट्रिक आपको पता है तो अच्छी बात है। यदि आपको नहीं पता है तो आप सीखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन आपका रहा नाव और धारा वाला, है ना। तो नाव और धारा वाली क्वेश्चन पर भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होगा, तो आपको बनाने में परेशानी होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कंसेप्ट के साथ साथ। ये आपका मिश्रण से क्वेश्चन है, तो आप लोग देख रहे हैं कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन दिया जा रहा है। उसके बाद आप लोग देख लें
ये आपका रेशियो से क्वेश्चन है, तो आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अरिथमेटिक ही रखा गया है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद आप लोग देखें, ये आपका एक तरह से सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करके आंसर आपको निकालना पड़ेगा। बोर्ड मास रूल है ना, वो आपको पता होनी चाहिए, आसानी से आंसर इसका आप निकाल देंगे। इसके बाद आप लोग देख लें, परसेंटेज से जो वृद्धि होता है 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, आप आसानी से इसका आंसर जो निकाल देंगे। और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं, पैसेज टाइप का दे दिया गया है ये, और इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये थोड़ा एनवीएस में नया था, है ना, तो आप लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं पूछा जाएगा तो कोई बात नहीं, यदि पूछा जाएगा तो आप घबराएंगे नहीं, आप ये नहीं सोचेंगे कि क्या पूछा गया, ये तो पहले देखे ही नहीं थे, है ना, तो ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस कर लें, ये एक स्टेटमेंट दे के, और उससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट से आपका हो गया ये दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट दे के पूछा। और उसके बाद एक स्टेटमेंट और दे दिया है टाइम एंड वर्क से, और उससे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 18 नंबर आपका हो गया। उसके बाद ये 19, और उसके बाद ये 20 नंबर, यानी कि स्टेटमेंट से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका 2 स्टेटमेंट दे दिया गया और उससे 3-3 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग देख रहे हैं कि स्टेटमेंट टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें, है ना, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई होते जा रहा है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बस आप अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाए। ये कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, आपको बस सॉल्व करके इसका आंसर जो है निकालना है। आप ये निकाल पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये आपका टोटल 20-20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रहा। आप लोग देख लिए, मेंटली प्रिपेयर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। आप लोग एसएससी के प्रीवियस पेपर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आप इस एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं ना। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो क्वेश्चन अधिनियम से भी आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अधिनियम कानून जो पहले बना हुआ है, आप लोग एक बार वो भी अच्छा से देख लें। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब बना था, तो ये 1969 में बना था, 1969 में, है ना। तो आप लोग भी अच्छा से देख लें, और स्पेशल 2014 के बाद जितना योजना लागू हुआ है ना, वो आप लोग अच्छा से देख लें कि किस वर्ष कौन सा योजना लागू हुआ है और किस से संबंधित है। आपको हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, और ऑल टू ऑल 2014 से अभी तक जो इम्पोर्टेंट योजना है केंद्र सरकार का योजना, वो आपको अच्छा से करवा देंगे, है ना, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारतीय संगीतकार कर्नाटक संगीत वाद्य यंत्र घटम के लिए प्रख्यात है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन आते हैं, इस वाद्य यंत्र से किसका संबंध है, या फिर आपको नाम दे देता है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, तो आप लोग थोड़ा वो सब भी अच्छा से देख लेंगे कि किस वाद्य यंत्र का संबंध किन से है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, कर्नाटक संगीत वाद्य यंत्र घटम से कौन संबंधित हैं, तो TH विनायक राम। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे तो अच्छी बात है ना। TH विनायक राम का संबंध कर्नाटक संगीत वाद्य यंत्र घटम से। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था। यानी कि आप लोग जानते हैं कि भ्रूण का जांच अपराध होता है, मतलब कोई प्रेगनेंसी में है तो वो बच्चे का लिंग जांच नहीं कर सकता है, इसके लिए कानून बना हुआ है, ये आपका अपराध है। तो ये जो कानून पारित किया गया था दोस्तों, कब किया गया था, 2003 में, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम जो पारित किया गया था वो 2003 में। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। तो ये पहली महिला जो थी हॉकी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली एन लम्सडेन है। इसको एन लुम्सडेन भी कभी कभी लिखता है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इनको हॉकी में अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, तो 1961 में, 1961 में। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और आपसे कहीं ये पूछ दे कि हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पुरुष कौन थे, तो उनका नाम होगा पृथ्वी पाल सिंह। ओके, इनको भी 1961 में ही मिला था। ये प्रथम पुरुष हो गए और एन लम्सडेन प्रथम महिला हो गई। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और ये वर्ष भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
5 नंबर क्या है, ये आपका शहरी निकाय से संबंधित जो संशोधन था उससे ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो 74वां संविधान संशोधन शहरी निकाय से संबंधित है। और आपसे कहीं पूछ देता पंचायती राज के लिए तो इसका होता 73वां संविधान संशोधन, है ना। तो आप लोग दोनों को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे पंचायती राज पूछता तो 73वां और शहरी निकाय पूछा तो 74वां। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्या है दोस्तों, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो आपसे स्टेट पूछा है तो ये आंध्र प्रदेश में है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसी तरह का जो भी टाइगर रिजर्व है वो भी आप अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। और आपसे कहीं ये पूछ देता नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है तो वो कृष्णा नदी पे, है ना। तो आप लोग दोनों बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और आप लोग जितना भी टाइगर रिजर्व है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको अच्छा से देख ले कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, वो सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत भी होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से देख लेंगे और आपको हम भी करवा देंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या है दोस्तों, 2017 में निम्नलिखित में से किस सरकारी बैंक के साथ भारतीय महिला बैंक का विलय हो गया। तो ये भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय हुआ है। और आप लोग सभी विलय जो भी मर्ज हुआ है बैंक, किसका मर्जर किसके साथ हुआ है और किस वर्ष हुआ है, आप लोग अच्छा से देख लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। और हम भी कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने का। ओके, ये 8 नंबर क्या है दोस्तों, रियो पुरगिल पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में है दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह के जो पर्वत शिखर होंगे, पर्वतमाला होंगे, उसको भी आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रियो पुरगिल पर्वत शिखर, तो आप लोग भी ध्यान में रखेंगे। रियो पुरगिल पर्वत शिखर कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के दक्षिणी मध्य क्षेत्र में स्थित केंद्रीय दक्कन पठार के गाविलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका जो आंसर दिया है वो आपका ताप्ती नदी दिया है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पे भी अच्छा से ध्यान देंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और इसके अलावा इसका जो धारा है वो किस तरफ बहती है, पूर्व के तरफ या फिर पश्चिम के तरफ, और ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में। आप लोग सभी बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ये डेल्टा बनाती है या फिर एक्सुरी बनाती है, आप लोग सभी बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, एग्जाम तक देखते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करने का कोशिश किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों, 1993 में। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये किससे संबंधित था, तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित था। इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ वो किस समिति के सिफारिश पर, तो मंडल कमीशन के सिफारिश पे, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं पूछ दे मंडल कमीशन का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। ओके, चलिए दोस्तों 11 नंबर क्या है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि और संबंध गतिविधियों में शामिल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ये आपका 2011 की जनगणना से है। तो अभी आपके लिए 2011 का जनगणना इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छा से देख लेंगे। ओके, इसका जो सही आंसर है दोस्तों 56.6% जो है वो जनसंख्या कृषि में लिप्त है ना। यानी कि इतना % जनसंख्या जो है वो कृषि का काम करती है, कृषि और उससे संबंध गतिविधियों में शामिल है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या है दोस्तों, ये आपका नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। 2021 में जो नोबेल मिला था उससे, तो आप लोग नोबेल प्राइज भी अच्छा से देख लेंगे। 13 नंबर क्या है दोस्तों, जनवरी 2022 के महीने में निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया में वीजा विवाद का सामना करना पड़ा था। तो ये नोवाक जोकोविच हैं, जो कि एक महान टेनिस खिलाड़ी हैं। और ये किस देश के हैं, तो यह सर्बिया के हैं ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नोवाक जोकोविच किस देश के निवासी हैं, तो ये सर्बिया के। ओके, 14 नंबर क्या खा रहा है दोस्तों, ऊपरी वायुमंडल में मौजूद कणों के चारों ओर परिकिरणित होने वाले सूर्य प्रकाश को डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो अच्छा से जान लें। ओके, कि ऊपरी वायुमंडल में जो भी मौजूद कण होते हैं उससे जो सूर्य प्रकाश निकलती है उसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। 15 नंबर क्या है, ये आपका बजट से क्वेश्चन है। ये आपका 2021-22 के बजट से था कि उर्वरक सब्सिडी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो
79,600 करोड़ राशि आवंटित की गई थी, है ना। 16 नंबर क्या है दोस्तों, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बहुआयामी गरीबी में रहने वाले 129 मिलियन लोगों की आबादी का डैश हिस्सा भारत के अनुसूचित जनजाति समूह से आता है। तो 9.4% हिस्सा 129 मिलियन का 9.4% हिस्सा जो है वो अनुसूचित जनजाति समूह से आता है, जो कि बहुआयामी गरीबी में रहता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सूचकांक से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको रैंक भी पूछ सकता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा तो उसके अंदर में जो भी परसेंटेज होता है, विश्व का कितना परसेंट, देश का कितना परसेंट, जो भी है वो भी आपसे पूछ सकता है। ओके, तो आप लोग रैंकिंग वाला भी टॉपिक थोड़ा अच्छा से देख ले। 17 नंबर क्या है दोस्तों, सितार वादक पंडित रविशंकर को डैश ग्रैमी अवार्ड समारोह में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यानी कि ग्रैमी अवार्ड का ये कौन सा समारोह था जिसमें उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया सितार वादक पंडित रविशंकर को। तो ये 55वां वार्षिक समारोह था ग्रैमी अवार्ड का, और इसका आयोजन कब हुआ था, 2013 में। ओके, और इनकी मृत्यु कब हो गई पंडित रविशंकर की, 2012 में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे इन सभी बातों को। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों 18 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक औपनिवेशिक युग के कानून को खत्म कर दिया जो सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित करता था। तो ये कौन सा धारा था दोस्तों, तो ये धारा 377 था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। कब, 2018 में। पहले क्या था कि कोई समलैंगिक व्यक्ति यौन संबंध बनाता था तो उसको अपराध माना जाता था, उसके लिए सजा होती थी। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट इस धारा को खत्म कर दिया और ये बताया कि समलैंगिक यौन संबंध अपराध नहीं होगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये 377 आईपीसी की धारा है। ओके, हाँ, आईपीसी की धारा और आर्टिकल में अंतर होता है। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और आपसे जब वर्ष पूछे तो 2018। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों 19 नंबर क्या है, वाईफाई का पूर्ण रूप पूछा था। ये आपका एक तरह से कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है, लेकिन जीके में भी ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देता ही देता है। तो आप लोग देख लें, जो भी शॉर्टकट होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म होता है, जो भी आपका वो भी एग्जाम में पूछता है। तो वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होगा, वायरलेस फिडेलिटी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। 20 नंबर क्या है दोस्तों, 2014 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन में डैश से अधिक व्यय करने वालों को गरीब नहीं माना जाना चाहिए। यानी कि 32 रुपया से अधिक जो प्रतिदिन खर्च करता है ग्रामीण क्षेत्र में, वो गरीब नहीं माना जाएगा। ये 2014 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली जो कमेटी थी वो अपना रिपोर्ट दिया था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जो कि आसान क्वेश्चन नहीं है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 21 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो नग्न है के लिए एक शब्द को संदर्भित करता है। तो दोस्तों इसमें से नग्न के लिए एक शब्द क्या होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दिगंबर का मतलब नग्न होता है। आप लोग जैन धर्म में पढ़े होंगे दिगंबर और श्वेतांबर, है ना। तो ये उसी से क्वेश्चन है। दिगंबर का मतलब होता है जो नग्न है, यानी कि वो कोई भी वस्त्र नहीं पहनते हैं। ओके, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या कह रहा है, ये साइंस से क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। तो रेक्टिफिकेशन द्वारा एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है, आपको पता होगा, है ना। तो आपको साइंस भी पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि साइंस से क्वेश्चन नहीं आता है, साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अब ये कंप्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया है। ओके, प्रीवियस ईयर 6 से 7 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन टाइप का दिया था। कंप्रीहेंशन कहने का मतलब ये हुआ कि एक पैसेज दे दिया और इसमें आपको पढ़ना है और समझना है कि ये किसके बारे में बोल रहा है ना। अब ऐसा नहीं है कि इसी से आपको आंसर इसमें मिल जाएगा, जैसे कि हिंदी में इंग्लिश कंप्रीहेंशन में होता है, ऐसा नहीं है। ये इसमें कुछ समिति का बात करेगा या किसी के बारे में बात करेगा, आपको समझना है कि यह किसके बारे में बात कर रहा है। ओके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए स्टैनली वाल्डिन के तहत ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा एक समूह नियुक्त किया गया था, यानी कि एक कमीशन बनाया गया था। इसमें 7 सदस्य थे और ये अपना रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित की थी।
और इस रिपोर्ट पे चर्चा गोलमेज सम्मेलन में हुई थी। तो आपको अब समझना है कि वह कौन सा आयोग था जो अपना रिपोर्ट 1930 में दिया था और इस पे चर्चा गोलमेज सम्मेलन में हुई थी। तो ये साइमन कमीशन की बात कर रहा है जिसकी नियुक्ति 1927 में की गई थी। ओके, हाँ, तो आपको इसी तरह समझना होगा। तो इस तरह के कंप्रीहेंशन भी क्वेश्चन देता है। कंप्रीहेंशन टाइप का देख के ये देखना चाहता है कि आप जी के बेसिक कुछ पढ़े हैं या नहीं। ओके, हाँ, तो यह साइमन कमीशन का चर्चा कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए गद्यांश में चर्चा किए गए आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो 1927 में इसकी नियुक्ति की गई थी। ये भारत जो आया था वो 1928 में आया था, है ना। और इसी पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश में निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन किया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि साइमन कमीशन का वर्णन किया गया है। और उसके बाद देखें अगला क्या कर रहा है। अगला इसी से है, उपरोक्त आयोग के समय डैश भारत के वायसराय थे, यानी कि भारत के वायसराय उस समय कौन थे। तो लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। ओके, तो यदि आपको समझ में आ जाएगा कि किस आयोग की चर्चा कर रही है और आप बेसिक पढ़े हुए हैं, आपको पता है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ओके, और ये 26 नंबर क्या कह रहा है, 1930 में प्रकाशित इस आयोग की रिपोर्ट में कितने खंड थे। तो उसमें 2 खंड थे। ओके, तो इस तरह से आपका कंप्रीहेंशन दे के क्वेश्चन पूछा गया और ये साइंस से कंप्रीहेंशन एक तरह से दे दिया है। ओके, 3-4 क्वेश्चन दे दिया है, आपको इससे उठा उठा के उसमें भरना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं कि जीके से और साइंस से 2-2 कंप्रीहेंशन दे दिया, जिससे 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, जो कि इजी नहीं था, है ना। आप देखेंगे तो कुछ ही क्वेश्चन इसका इजी लगेगा, नहीं तो सभी क्वेश्चन इसका बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है। ओके, तो आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन पे अच्छे से मेहनत करें। आप लोग बेसिक भी पढ़ें, सिर्फ 1 लाइनर पे ध्यान नहीं दें। ओके, थोड़ा थोड़ा बेसिक भी पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, ऑल टू ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन आपको एक एक करके करवाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।